हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरतालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के सेवानिवृत्त जवानों के लिए, जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, उनके लिए एक पुनर्वास योजना जो है वो शुरू करी है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये सीएपीएफ की पुनर्वास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को अगर आप चाहते हैं बेहतर बनाना, इस तरीके से पढ़ना कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें बतौर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस सेवा के अधिकारी या अन्य सर्विसेज का हिस्सा बन करके इस देश की सेवा करें। दोस्तों, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है उस एग्जाम की करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम जो है इसको वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जो है वो माना जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। दरअसल इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट होता है कि उसको कवर कर पाना काफी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो स्टडी आई पर मौजूद है। दोस्तों, इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है इस कोर्स में, जहां पर हर एक पार्ट को इन डेप्थ, इन डिटेल कवर किया जाएगा। दोस्तों, आप studyIQ.com पर जाएं, वहां पर आपको यूपीएससी के लिए ये प्री कम मेंस का कोर्स मिलेगा। इसके अगर हम कोर्स कंटेंट पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या-क्या चीजें इस पूरे के पूरे कोर्स में होने वाली है। दोस्तों, अगर हम एक बिगिनर है, यानी कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बिगिनिंग दी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के सिलेबस का पार्ट, हर एक सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर वो चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कवर की जाएगी। दोस्तों, इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें अगर आप चाहते हैं अपने इस गोल को अचीव करना। दोस्तों, हाल ही में जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के द्वारा सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुनर्वास योजना की शुरुआत की। दोस्तों, पुनर्वास शब्द का अर्थ होता है रिहेबिलिटेशन, किसी को दोबारा से कहीं पे एस्टेब्लिश करना। वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो रिटायर्ड पर्सनल है, यानी कि वो लोग जिन्होंने इन सशस्त्र बलों में अपनी सर्विसेज दी हैं और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए दोबारा से उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इस उद्देश्य के साथ में वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन बोर्ड काम करता है। इस ही दिशा में अब सीएपीएफ ने पुनर्वास योजना जो है वो शुरू करी है। ये पुनर्वास में क्या होगा दोस्तों? दरअसल ये सिक्योरिटी पर्सनल वो है जो ट्रेंड है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। इस पोर्टल का उद्देश्य ये होगा कि इन रिटायर्ड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो कर्मी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, उनको री एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। कहां पर? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में। अनडाउटेडली दोस्तों देखिए, ये जो सीएपीएफ के पर्सोनल है, ये जो कर्मी है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के, इन्होंने अपने पूरे के पूरे सर्विस टेन्योर में सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी है। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो फिट हैं और वो चाहते हैं एक नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने लिए काम करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी। और सीएपीएफ का ये जो पुनर्वास पोर्टल है, ये एक लिंक के रूप में काम करेगा। ये एक डाटाबेस तैयार करेगा जहां पर उन सभी सीएपीएफ के कर्मियों की जो रिटायर हो चुके हैं और दोबारा से सिक्योरिटी एजेंसीज में जाना चाहते हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार होगा और उसको लिंक किया जाएगा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट्स के साथ में। तो दोस्तों, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तहत सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी के बारे में आगे बात करेंगे। तो इन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो कर्मी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको दोबारा से रोजगार का अवसर मिल सके। आपने अपने आसपास जरूर किसी एस्टेब्लिशमेंट में, सोसाइटीज में, इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सिक्योरिटीज जो है वो देखी होंगी। तो ये लोग वहां पर दोबारा से रोजगार जो है वो कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होगा कि वो सारे के सारे रिटायर्ड पर्सनल जो दोबारा से नौकरी करना चाहते हैं, उनको एक सूटेबल जॉब ऑप्शन जो है वो मिल सके, एक उपयुक्त नौकरी का विकल्प जो वो ढूंढ रहे हैं वो उनको यहाँ पर मिल सके।
दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये जितने भी रिटायर्ड पर्सनल है इनकी निजी जानकारी जो है, जो इनकी पर्सनल डिटेल्स है, यानी कितनी इनकी एज है, किस रैंक से ये रिटायर हुए हैं, किस तरीके की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जो है वो जारी की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी होगा इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिनके पास लाइसेंस्ड वेपन है, वो विद वेपन सिक्योरिटी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनकी प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन पे जाकर के काम करना चाहते हैं, इस पूरी की पूरी डिटेल के साथ में ये पोर्टल जो है, ये डेटा जो है वो अपलोड किया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो, क्योंकि मैक्सिमम सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज को हेड करता है, इस वजह से जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उन सभी को भी रेगुलेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट PSARA, इस एक्ट के तहत जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इस एक्ट के तहत की जाती है, यानी कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पे किसका है, गृह मंत्रालय का, और गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। तो अब बीइंग अ कॉमन लिंक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कर रहा है, इन सभी रिटायर्ड CAPF पर्सोनल का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को। यहां पर क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को तो मैन पावर चाहिए है, उनको वर्कफोर्स चाहिए है, वो सभी लोग जो सिक्योरिटी एजेंसीज से आप सर्विसेज लेते हैं, यानी कि उनको किस तरीके की सर्विस चाहिए, उनको सुरक्षा कर्मी चाहिए, इसके लिए फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। वो फोर्सेस कहां से आएंगी, तो अनडाउटेडली जो रिटायर्ड पर्सोनल है वो ऑलवेज एक बेटर चॉइस होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे के पूरे सर्विस टेन्योर में यही सब स्पेशलाइजेशन जो है वो सीखी है। ये दोनों ही वेबसाइट्स, एक तो जो रिटायर्ड पर्सोनल का डेटाबेस है, जो रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट है, उसको लिंक किया जाएगा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के डाटाबेस के साथ में, ताकि एक लिंक बन सके और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज अपने आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर पाए जॉब सीकर्स को, और जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स का एक कॉमन डेटाबेस बन सके। दोस्तों जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के पोर्टल्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे, बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो एक पोर्टल प्रोवाइड करती हैं जहां पर जो जॉब सीकर है वो भी अपनी डिटेल डालता है, और जो जॉब गिवर है वो भी अपनी डिटेल डालता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, और जॉब सीकर कहता है कि मेरे पास ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। ये दोनों ही जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो जॉब सीकर को अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जॉब मिलती है, और जो जॉब गिवर है उसको अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पे मदद मिलती है। वही चीज जो है वो यहाँ पे की जाएगी। और दोस्तों अनडाउटेडली इस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ी हैं, आज जितने भी व्यापारिक इकाइयां हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे होटल्स हो, सभी ने स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एजेंसीज रखी। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज आपने देखा होगा, जहां पर सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज, रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, उस पूरे के पूरे एरिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर किया जाता है। तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिक्योरिटी एजेंसीज की डिमांड है वो एक्चुअल में बढ़ रही है, और इस वजह से एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है ये सेक्टर होल्ड करता है, खास करके इन रिटायर्ड पर्सनल के लिए। तो इस वजह से इस पूरे के पूरे पोर्टल को बनाया गया है, ताकि ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी फुलफिल हो सके। दोस्तों जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको मदद मिलेगी, क्योंकि वो डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे, जहां पर विलिंग पर्सनल, यानी कि जो लोग अपनी इच्छा से चाहते हैं दोबारा से नौकरी करना, उनको यहाँ पर जॉब मिलेगी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड हैं इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पर आप सभी ने एटीएम मशीन्स तो देखे होंगे, एटीएम मशीन्स में हमेशा एक प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड रहते हैं। अगर यहां पर कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के गार्ड होंगे, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे रोजगार के टेन्योर में, जब उन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में नौकरी करी, तो उन्होंने सिक्योरिटी करी या सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करी, तो उनके पास वो प्रॉपर एक्सपर्टीज है, वो ट्रेनिंग है जो इस पूरे के पूरे एटीएम को प्रोटेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे डेटाबेस जो है वो तैयार होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज को लाभ होगा, और जो रिटायर्ड पर्सनल है उनको भी यहां पर लाभ होगा। दोस्तों ये योजना किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। किसके लिए है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए। अब हमने काफी बार ये नाम जो है वो सुना होगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। क्या होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस? दोस्तों अगर हम बात करें, आपने शायद कभी ना कभी ये नाम जो है वो सुने होंगे, BSF, ITBP। तो CAPF जो है एक यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर है 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। दरअसल गृह मंत्रालय के अधीन 7
फोर्सेस जो है वो आती हैं जिन्हें आर्म्ड पुलिस फोर्स कहा जाता है, आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो 7 फोर्सेस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। ये कौन कौन सी हैं दोस्तों? असम राइफल्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी। असम राइफल्स हम समझ गए, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ये वो फोर्स है जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, हमारी मेट्रोज को, हमारे एयरपोर्ट्स को सुरक्षा प्रदान करती है। आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कभी मेट्रो पे जाते हैं, किसी बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में जाते हैं, इन सभी एस्टेब्लिशमेंट्स को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का है, सीआईएसएफ। उसके बाद आती है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। दोस्तों बीएसएफ जो है ये गार्ड करती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को। कहां पर? इंडो पाक बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको, और साथ ही साथ भारत का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। इंडो पाक बॉर्डर और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो गार्ड की जाती हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन में इंडो पाक बॉर्डर के बीएसएफ है, क्योंकि आप तो सुना होगा या आपके मन में सवाल आया होगा कि सर भारत पाक की सीमा पर तो सेना तैनात है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैसे तैनात होगी? ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। दोस्तों बीएसएफ जो है इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जितना भी हमारा जो बॉर्डर है वहां पर सबसे आगे जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। उसके बाद आती है सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों रिजर्व पुलिस बल या सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का काम क्या है? ये दोस्तों एक हेल्प के रूप में काम करती है स्टेट पुलिस के। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसका दायित्व है? वो पुलिस का है, लेकिन इस पुलिस के साथ में स्टेशन किया जाता है सीआरपीएफ को। कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए कोई वीआईपी मूवमेंट है, उस इलाके में माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहां पर सीआरपीएफ को बुलाया जाएगा। कहीं कोई दंगा फसाद हो जाता है, कोई हड़ताल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो सीआरपीएफ जो है वो पुलिस के साथ मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करती है। तो सीआरपीएफ का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के रहता है। इसके अलावा दोस्तों सीआरपीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इलेक्शन के प्रोसेस में। जब देश में और राज्यों में चुनाव होते हैं तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्मूथली किया जा सके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो स्मूथली हो, चुनाव अच्छे से हो, किसी प्रकार का कोई अनफेयर मींस का इस्तेमाल चुनाव में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व भी जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पास है। उसके बाद आता है दोस्तों आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर यानी कि भारत की वो सीमा जो चाइना के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, उसको आईटीबीपी जो है वो गार्ड करती है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसको कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये गार्ड करती हैं भारत की सीमा जो नेपाल और भूटान के साथ है। नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा है उस बॉर्डर को कौन गार्ड करता है? उसको करती है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसको कहा जाता है। ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर को गार्ड करती है। उसके अलावा है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों ये वो हैं जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ बड़े एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल जो है वो 2008 के मुंबई हमले के दौरान किया गया था। जब मुंबई हमला हुआ इनिशियली उसको जो स्टेट पुलिस है और सीआरपीएफ आदि के द्वारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसमें वो नियंत्रित नहीं कर पाए तो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडोज को जो है वो बुलाया गया था। तो इस तरीके के स्पेशलाइज्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए एनएसजी जो है ये काम करती है। और असम राइफल्स जो है दोस्तों ये गार्ड करती है इंडो म्यांमार बॉर्डर को। तो भारत की जितने भी पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं हैं वहां पर गार्डिंग फोर्स के रूप में कौन कौन काम करता है? असम राइफल्स है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। इसके अलावा हर एक फोर्स का क्या काम है ये मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर हम समझें भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये कहलाता है इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी। दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है भारत और पाकिस्तान का? भारत और पाकिस्तान का वो बॉर्डर जहां पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है वो कहलाता है क्या?
वो कहलाता है इंटरनेशनल बॉर्डर। हम गुजरात के कच्छ से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर के जम्मू और अखनूर तक के इलाका, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा पर कोई डिस्प्यूट हमारा जो है वो बॉर्डर शेयरिंग को लेकर के नहीं है। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके को अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है, इसको कौन गार्ड करता है? इसको गार्ड किया जाता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। उसके बाद आती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है, यहां पर मौजूद है आर्मी। दूसरी ओर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ हमारी सीमा है, यहां पर तैनात है आईटीबीपी और आर्मी। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो चाइना बॉर्डर के साथ है, वहां पे आईटीबीपी जो है वो मौजूद है। तो ये रीजन जो है आईटीबीपी इसको कंट्रोल करता है, या यहां पर आईटीबीपी की सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद नेपाल और भूटान की जो हमारी सीमा है, यहां पर है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसको कहा जाता है, वो गार्ड करती है। बांग्लादेश की सीमा को कौन गार्ड करता है? बांग्लादेश की सीमा को अगेन बीएसएफ जो है वो गार्ड करती है। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बॉर्डर म्यांमार के साथ है, इसको गार्ड किया जाता है असम राइफल्स के द्वारा। तो ये सिक्योरिटी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस, यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि जो पेपर 3 है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में ये सिलेबस का पार्ट है, जिसको जिसको नाम दिया गया है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, विभिन्न सुरक्षा बल और उनका क्या काम है, क्या उनका दायित्व है, इस बात को, ये पार्ट टॉपिक जो है वो सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हमें याद रखना है। ये सारी की सारी आर्म फोर्सेस जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, गृह मंत्रालय का इस पे नियंत्रण है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि कौन अधिकारी होगा, कौन इसको हेड करेगा। डीजीपी जो है वो इन आर्म फोर्सेस को हेड करते हैं। और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल की ये काम कैसे करेगी, कौन सी फोर्स कहां डिप्यूट होगी, उसका क्या काम होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा डिसाइड किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो रक्षा मंत्रालय के पास है। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल जो है ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, यानी कि ये हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो स्पेशल एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए काम आती है। सीआईएसएफ जो है, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल जो है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और वाइटल इंस्टॉलेशंस को, मेट्रोस को, एयरपोर्ट्स को। दोस्तों इन सभी 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अधिकारी जो है वो डेपुटेशन पे अलग अलग एजेंसीज में जाते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो हमारी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वहां पर एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों एसपीजी जो है, अगर आप नहीं जानते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये वो फोर्स है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है माननीय प्रधानमंत्री जी को। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, आप जब भी प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, उनके साथ में सूट्स पहने हुए बहुत सारे जवान आपको नजर आते हैं। ये सब लोग एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का पार्ट है। ये पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इनका सिर्फ एक काम है, प्राइम मिनिस्टर और उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी देना। एक सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तो एसपीजी द्वारा की जाती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, देश के महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा कौन करता है? तो एसपीजी में ये लोग जा सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, मुंबई हमले के बाद बनाई गई ये इकाई, इसका काम क्या है? कहीं भी अगर आतंकी हमला होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना कि हमला कैसे हुआ, कहां चूक हुई, इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो एनआईए द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान जो काम करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि नशे की तस्करी को रोकने के लिए ये बॉडी है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉइज है वो इन 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के और स्टेट पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो डेप्यूटेशन के ऊपर यहां पर लाए जाते हैं। तो दोस्तों सीएपीएफ जो है ये, इसके अलावा सीआरपीएफ जो है वो भी एक आर्म फोर्स है। ये सिविल मैटर्स में हेल्प करती है, जैसे पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करने में हेल्प करना, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है, या फिर इलेक्शन के समय पे जैसे मैंने आपको बताया इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है। हम क्यों बात कर रहे थे? इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों को रिटायर होने के बाद दोबारा से अगर वो रीएम्प्लॉयमेंट आते हैं, उसके लिए गृह मंत्रालय ने पुनर्वास पोर्टल जो है वो शुरू किया है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।